आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का पाठ 2 करेंगे। ये एक यात्रा वृत्तांत है, अर्थात गद्य की एक विधा होती है यह यात्रा वृत्तांत भी। और इस पाठ का नाम है लासा की और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। राहुल जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में। उनका मूल नाम केदार पांडे था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसलिए उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, है ना। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था, इसीलिए सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, मतलब साहित्य लिखा। तो ये सब क्या है, गद्य की विधाएं हैं। अभी जितनी भी बोली है ना, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, ये सब गद्य की विधाएं हैं। मतलब इतने प्रकार से हम अपना गद्य लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा अब से गंगा, भागो नहीं दुनिया से दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी इन्होंने कई पुस्तिका लिखी है। और इन्होंने जो लुप्त प्राय हो गई थी, जो पुस्तकें, सामग्री जो अभी हमको दिखाई नहीं देती, उनका भी उद्धार किया, उनको भी पुनः लिखा। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अनन्यतम है, मतलब बहुत ही विशेष स्थान है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उन्होंने कई बार यात्राएं कर उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है इससे, है ना। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन की भी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। ये जो उन्होंने प्रथम तिब्बत यात्रा करी थी उसका वर्णन है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, मतलब एक भिखारी बनकर यात्रा करने गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम पाठ शुरू करने के पहले थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। डांडा, ऊंची ज़मीन। थोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे, टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में काम आते हैं। सत्तू, जो भुने हुए जौ, चना आदि अनाज का आटा होता है। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया हुआ खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, जिसे हम भी बोलते हैं ना गंडा ताबीज, वो गंडा। चीरी, फाड़ी हुई मतलब फाड़ी हुई। भरिया, भारवाहक। सुमति, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोजंग शेख था, उसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा। दोनों चींटे, जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोंग मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी लम्बिक राहदारी, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। फिर उसके बाद है दोनक्यू क्वस्तो, है ना। इसका अर्थ है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज, मतलब 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था। पाठ पढ़ेंगे लासा की और। लासा एक तिब्बत की राजधानी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी।
यह व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन मतलब सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी के मकान गिर गए हैं। और दुर्ग के भी किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, मतलब छोड़ा हुआ। हम यहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ औरतें पर्दा भी नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अंदर नहीं आने देते, अन्यथा तो कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता है। बिना जान पहचान का बिल्कुल कभी नहीं मिला हो तब भी वो घर के अंदर जाकर खाने पीने का सामान लेकर आ सकता है। वहाँ पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मिट्टी के बर्तन में वहाँ पे चाय मिलती है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अंदर जाकर चाय में और मक्खन मलाई भी डाल के ला सकते हो, है ना। चाय का रंग तैयार हो जाता है और नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। चाय में नमक और मक्खन डालते हैं वहाँ पे। फिर हम उस चीनियों के छोड़े हुए परित्यक्त किले से चलने लगे तो एक आदमी ने हमसे राहदारी मांगी। राहदारी क्या होती है? जो तिब्बत सीमा थी उस पर अंदर घुसने के लिए पर्चियाँ थी जो कलेक्टर देता है, वो राहदारी होती है। तो वो मांगी तो हमने वो दोनों चींटे उसे दे दी। चींटे इसमें अपने अर्थ में भी लिखा है। जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोंग मजिस्ट्रेट, जो जोंगपोंग के मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ से लिखी लम्यिक मतलब राहदारी, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी, वो वहाँ उसे दोनों दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले से के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? वहाँ पे एक मंगोल भिक्षुक मिला था लेखक को यात्रा के दौरान, और उसका नाम था लोजंग शेख। तो उसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसका नाम सुमति रख लिया और बार बार सुमति नाम से ही उसे पुकारते थे। तो सुमति के जान पहचान के आदमी मिले और भिखमंगे रहते भी ठहरने की अच्छी अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें अच्छी ठहरने की जगह नहीं दी थी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों ने की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, है ना। खासकर शाम के वक्त छक पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते हैं, मतलब सब शाम को पी पा के नशे में रहते हैं। तब आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे क्या पता। अब हमें सबसे विकट डांडा मतलब सबसे ऊंची ज़मीन पर तिब्बत सीमा का जो स्थान है थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट ऊंची जगह पर दोनों तरफ मीलों तक गिराव दिखाई नहीं दे रहे थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण एक दूसरे को आदमी दिखाई नहीं दे रहे थे, और डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत के गाँव को आकर खून भी कोई कर जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थलों पे तो कोई खून कर जाए तो उसे सज़ा भी नहीं मिलती, क्योंकि न कोई गवाह न कोई सबूत। इस सरकार खुफिया विभाग और पुलिस का इतना खर्च नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर कोई गवाह भी नहीं मिलता है, और डकैत पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा वैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। वहाँ पे कोई कानून नहीं है कि हथियार नहीं रख सकते, ऐसा तो वो सब ले लेके घूमते हैं जैसे लकड़ी लेके घूम रहे हो, है ना। डाकू यदि जान से मार दे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हुआ था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं भी वैसी सूरत दिखते, टोपी उतार कर जीभ निकाल के कुछ 1 पैसा दे से भीख मांगने लगते। तो वो लोग सोचते हो ये तो भिखमंगा है, इसके पास क्या मिलेगा, तो छोड़ देते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो लेखक ने सुमित से बोला कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और हम भी चढ़ जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे।
हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊपर खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों शिखर श्वेत शिखर थे। श्वेत शिखर क्यों थे? क्योंकि बर्फीले पहाड़ हैं, इसलिए श्वेत शिखर है ना। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ थी न ही हरियाली, बिल्कुल मिट्टी के भूरे भूरे काले काले पहाड़ थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी, है ना। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों और की झंडियों से सजा हुआ था। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ झंडियों से लिग्गी बनाते ना अपन होली वगैरह पे, वैसे हमेशा वहाँ पे लगे रहते सब मंदिरों के आसपास। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ ही दूरी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, आराम से उतर सकते हैं। शायद 2-1 साथी सवार और होंगे हमारे साथ, बाकी मेरा घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेखक कह रहे हैं, मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा है, लेकिन तो मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया। मैं फिर डॉन क्विक्सोटो, जो स्पेनिश उपन्यास का हीरो है डॉन, और वह घोड़े पर चलता है, उसी तरह अपने आप को झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं जोर देता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक तरफ से 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते ले 1.5 मील चला। आगे एक घर पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर वापस गया। 4-5 बजे गांव में मील भर पर था कि सुमित इंतज़ार करते हुए मिला। मंगोल का मुंह वैसे ही लाल होता है और वो और गुस्से में लाल था। कौन? सुमित। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय गर्म कर ली। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रख रहा था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आया उतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे ना। लंकोर एक जगह का नाम है, जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खिलाया। सत्तू सब पहचानते हैं ना, अपने यहाँ भी खाते हैं। चना, गेहूँ, जौ सबको सेक कर पीस के बनाते हैं। और फिर रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। थुपका, अपने यहाँ पे ये थुक्का उपका नहीं पहचानते अपन। सत्तू चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस, इन सब से लई जैसा कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं तिब्बत में, उसको थुपका कहते हैं। अब हम तिरंगी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान की भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिरंगी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। सुमित वो था ना मंगोल भिक्षुक, तो वो क्या करता था कि कपड़े की पतली पतली चीरियाँ बनाकर बस्तियों में गंडे, तावीज ये सब बांटता था। क्योंकि बोधगया से लाए हुए कपड़े ख़त्म हो जाने के कारण किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे और यजमान के पास जाना चाहते थे। तो लेखक ने सोचा कि ये 8-10 दिन लगा देंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस गांव में ठहरना उसी में आप ये गंडे तावीज बांटना, इसके अलावा मैं लासा पहुंचकर तुम्हें रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया मतलब भारवाहक जो रहते ना, उनको ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही हम चल दिए तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे तेज धूप का सामना करना पड़ा। तिब्बत की धूप भी इतनी कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से ढक लो तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज सामने से और पीछे से बर्फ़ की ठंडी हवा, सामने से सूरज और पीछे ठंडी हवा, ऐसा मौसम था वहाँ पे। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। सुमित के यजमान तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक मोटे छोटे बड़े जागीरदारों से बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम कर देखने के लिए वहाँ भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल करा, क्योंकि वो भिखारी के भेष में थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिपि 103 पोथियाँ मिली। मेरा आसन भी वहीं लगा था।
वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो मैं तो पुस्तकों में लगा, लेकिन मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर को लौट आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पे लादा और भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़े। अब है प्रश्न उत्तर। ये पाठ हो गया है। इसमें कुल मिला के यह है कि वो लासा है तिब्बत की राजधानी, वहाँ गए। वहाँ जाने के लिए उन्होंने भिखारी का वेश किया और रास्ते का पूरा हमको वर्णन बताया कि कैसा कैसा उन्होंने कहाँ कहाँ रुके, क्या करा, क्या खाया, क्या पिया। अब पाठ पूरा अच्छे से सुन लो तो शायद प्रश्नोत्तर भी आप कर पाओगे। पहले प्रश्न में पूछा है कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय अच्छे वेश में मतलब भद्र वेश में होने के कारण भी वह स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके साथ पहली यात्रा में मंगोल भिक्षुक सुमित था, इसलिए उन्हें अच्छी अच्छी जगह ठहरने को मिला। दूसरा है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय जब कानून नहीं था हथियार का, तो सभी लोग डंडे की जगह बंदूक ले लेके घूमते थे। तो डाकू लोग जो रहते थे वो पहले तो मारते थे और फिर पैसा छीनते थे, और आसपास कोई दूर दूर तक नदी और पहाड़ के रास्ते मुड़े हुए रहते, तो कोई दिखाई भी नहीं देता था। मनुष्य अकेले अकेले रहते थे तो कोई गवाह भी नहीं मिलता, इसलिए हमेशा डर बना रहता था लूटने का। लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गया? क्योंकि वो उनका घोड़ा भी धीरे धीरे चल रहा था और वहाँ पे आगे 2 मार्ग आ गए, दाएं और बाएं, तो वो बाएं चले गए जबकि उन्हें दाएं जाना था, इसलिए वो पिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार इसलिए नहीं किया प्रयास क्योंकि पहली बार तो उसको देर हो रही थी लेखक को, है ना, और दूसरी बार है ना उनको किताबें मिल गई थी, बहुत सारी पोथियाँ हस्तलिखित, जो कंजूर बोलते हैं जिसको। तो ऐसे समय पे जब किताबें मिल गई तो वो किताबों में रम गए, तो उन्होंने लेखक को बोल दिया कि हाँ हाँ जाओ, आप जितना दिन रहना हो आप रह के आओ। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सामान उठाकर चलना पड़ा, भारी वजन, ऊपर पहाड़ों पर चलना पड़ा, तेज धूप थी, चेहरे पे आ रही थी और पीछे से बर्फीली हवाएं लग रही थी, डाकुओं का डर था, और भी इस तरह से देखकर लिखो। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। बहुत ही प्रेमी समाज था। कोई वहाँ पे न पर्दा था, न जाति पाति का भेदभाव था, न किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, कोई बुराई थी, क्योंकि भिखारी के वेश में होते हुए भी लेखक को वहाँ पे पूरा सम्मान मिला। सबने अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया, ठहराया, है ना। तो वहाँ का समाज बहुत ही अच्छा था और प्यार करने वाला था। फिर 7वां प्रश्न में अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य सही है? तो क वाला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, ये सही है। उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है, ये बड़े प्रश्न है, ये बाद में करवाए जाएंगे आपको। फिर उसके बाद भाषा अध्ययन में किसी बात को अनेक प्रकार से कहने के लिए, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, एक ही बात लिखी है लेकिन उसको तरह तरह से कहा, ऐसा इसमें भी करना है। जो एक जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे, इस लाइन को भी 2-3 तरह से लिखना है आपको। जैसे कि पता नहीं चल रहा था कि घोड़े कहाँ जा रहे हैं, है ना। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उनको लिखो। तो शब्दार्थ में हमारे दिए हुए आंचलिक शब्द, मतलब वहाँ तिब्बत में बोले जाने वाले शब्द, जैसे गंडे, कंडे, ये तो अपने आप ही है लेकिन फिर भी वहाँ के शब्द भी हैं ये। और भी जो थे, है ना, भिक्षुक को क्या कहते हैं, सुमित, और नमसे, मठ, भरिया, भारवाहक को, ऐसे ढूंढ के पाठ में से लिखना है। और फिर ये वाला है, पाठ में कागज, अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे, विशाल जैसे विशेषता वाले शब्द लिखे, तो ये विशेषताएं और छांटना है। उसके बाद एक अपठित गद्यांश दिया है इस पेज पे, 31 पेज पे। तो इस पूरे को अच्छे से पढ़ के और इसके जो 5 प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखना है ना। और आप अच्छे से पढ़ो, पाठ को 1-2 बार सुनोगे और फिर किताब में पढ़ोगे तो आपको पूरा याद ही हो जाएगा प्रश्नोत्तर, अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छा पाठ है। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्वस्थ रहो।